बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी विल बी टॉकिंग टुडे अबाउट द नेक्स्ट इन लाइन जो मैंने 7 यूनिकली ह्यूमन पोटेंशियल्स तारुफ कराया था, जिनका इसमें से हम 5 कर चुके हैं एस्थेटिक्स तक। आज हमने विल पावर करना है। विल पावर ऐसा लगता है, यानी अगर एक पहलू से सोचा जाए कि ये जो जिस सेटअप में हम इस वक्त हैं अपनी ज़िंदगी के इस दौर में, कि जिसमें हमें अपनी आजमाइश का सामना है, इसमें प्रॉबेबली ये दो जो आखिरी हैं, विल पावर और कॉन्शियंस, ये दोनों डिसाइसिव रोल प्ले करते हैं। बाकी सारी चीज़ों में कमी जो है वो कुछ ना कुछ उसकी गुंजाइश है, और इससे को बहुत ज़्यादा इस आजमाइश के पहलू पे फ़र्क नहीं पड़ता। जो आजमाइश का पहलू है हमारा ज़िंदगी का, और ये एक मेजर एस्पेक्ट है, इसको हम सबसे ज़्यादा, जिस तरह मैं बारहा जिक्र कर चुका हूँ, कि सबसे ज़्यादा जिसका ज़िक्र करते हैं लेकिन अपनी ज़िंदगियों में फरामोश कर देते हैं। यानी हम इसको किसी न किसी वजह से भूल जाते हैं कि जिस वक्त मुश्किल आती है, जिस वक्त कोई प्रॉब्लम पैदा होती है, तो उस वक्त हमें इस चीज़ का ख्याल नहीं रहता कि ये ज़िंदगी असल में सरतासर आजमाइश है। और इसमें हमारे लिए जो टूल्स हमें दिए गए हैं, उनमें से प्रॉबेबली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल इज़ विल पावर। मैं बात का आगाज़ कर रहा हूँ यहाँ से कि हम वील बी टॉकिंग अबाउट विल पावर। एंड इसमें एक चीज़ जो आपको याद करानी है, वो हमने एग्जीक्यूटिव फंक्शन जब देखे थे, व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट एडवांस्ड कॉग्निटिव एबिलिटीज़, इंसान के अंदर कॉग्निशन की एडवांस्ड एबिलिटीज़ हैं, तो उनमें एक फंक्शन था जिसको हम एग्जीक्यूटिव फंक्शंस कहते हैं। एग्जीक्यूटिव फंक्शन में से एक फंक्शन था इनहिबिटरी कंट्रोल। इनहिबिटरी कंट्रोल का मतलब ये होता है कि द एबिलिटी टू सप्रेस इम्पल्सिव रिस्पॉन्सेज एंड रेगुलेट बिहेवियर। आपको अचानक किसी किसी चीज़ को करने का दिल किया, मिसाल के तौर पर कोई काम करते करते आपको ख्याल आया कि पढ़ते हुए, मिसाल एक स्टूडेंट जो है वो पढ़ते हुए तैयारी कर रहा है अपने इम्तिहान की, और उसको ये ख्याल आता है कि मैं ज़रा थोड़ा सा सोशल मीडिया चेक कर लूँ। ये इम्पल्सिव है, जो इम्पल्सिवनेस है उसके अंदर। अचानक किसी चीज़ का ख्याल आ गया, अच्छा ये करके देखता हूँ, अच्छा ये थोड़ा सा ये आज अपनी टेबल सेट करता हूँ, पढ़ने की क्या ज़रूरत है। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो उसको आती रहती हैं, और वो उनको सप्रेस कर सकता है टू एंड अपने बिहेवियर को रेगुलेट करता है टूवर्ड्स व्हाट ही रिक्वायर्स, टूवर्ड्स व्हाट ही नीड्स, टूवर्ड्स व्हाट ही थिंक्स इज़ बेस्ट पॉसिबिलिटी, बस बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ हिज टाइम। इसी चीज़ की वजह से हमारे अंदर एक एबिलिटी डेवलप होती है जिसे हम विल पावर कहते हैं जी। विल पावर को अगर डिफ़ाइन किया जाए तो ये वो चीज़ है कि जो इंडिविजुअल्स को इनेबल करती है अपनी इम्पल्सेस कंट्रोल करने पे, अपनी टेम्पटेशंस को रेजिस्ट करने पे, और उन गोल्स को परसू करने पे जो उसने अपने लिए इम्पोर्टेंट रखे हैं, उनको परसिस्टेंटली उनको फॉलो करने पे, और उनके रास्ते में आने वाली ऑब्स्टिकल्स और डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करने पे। यानी विल पावर enables individuals to control impulses, resist temptations, and persist in pursuing goals despite obstacles or distractions. It involves consciously regulating attitudes. देखिए, ये विल पावर क्या क्या काम करती है। ये हमारे एटीट्यूड्स को रेगुलेट करने में, हमारी थॉट्स को रेगुलेट करने में, हमारी इमोशंस को रेगुलेट करने में, और हमारे बिहेवियर्स को रेगुलेट करने में एक बड़ा मेजर रोल प्ले करती है। यानी वट एवर द सिचुएशन रिक्वायर्स अकॉर्डिंग टू व्हाट वी होल्ड एज इम्पॉर्टेंट, जिस चीज़ को हम ठीक समझते हैं, उस तरह से अपना मामला करना है हमने, उस तरह से अपना एटीट्यूड, अपनी थॉट्स, अपनी इमोशंस और अपना बिहेवियर, इसको डिटर्मिन करने में, इसको रेगुलेट करने में हमारी मदद करती हैं। इट इन्वॉल्व्स कॉन्शियसली रेगुलेटिंग एटीट्यूड्स, थॉट्स, इमोशंस एंड बिहेवियर्स टू अलाइन विद आउटकम्स और वैल्यूज़। ये दोनों ही सूरतें हो सकती हैं। विल पावर आपके ज़िंदगी के गोल से रिलेटेड भी हो सकती है, और विल पावर आपकी चोज़न वैल्यूज़ या चोज़न प्रिंसिपल से रिलेटेड भी हो सकती है। और आखिरी चीज़ ये कि एसेंशियली विल पावर इज़ द कैपेसिटी टू मेक डिसीजंस एंड फॉलो थ्रू इवन व्हेन डूइंग सो इज़ चैलेंजिंग और रिक्वायर्स शॉर्ट टर्म सेक्रीफाइस फॉर अ लॉन्ग टर्म बेनिफिट।
जिस चीज़ को आप अपने बेनिफिट में देख रहे हैं उसके हवाले से फौरी तौर पर इस वक्त के लिए अपनी टेम्पटेशंस को, अपनी शौक़ को या अपनी दिलचस्पियों को कुर्बान कर देने का नाम है ये। जिस चीज़ का फ़ौरन दिल कर रहा है करने का, उसको रोक लेने का नाम, क्योंकि क्योंकि ये मेरे लॉन्ग टर्म टारगेट्स के ख़िलाफ़ है। आपको याद होगा मैंने जब कॉन्वर्सेशंस के ऊपर बात की थी तो मैंने ये गुजारिश की थी कि इसमें हमेशा कॉन्वर्सेशंस का एक लॉन्ग टर्म टारगेट सामने रखें। लॉन्ग टर्म टारगेट्स इसके दो ही हैं। नंबर एक ये कि मैंने सीखना है। वो सीखना सिर्फ इतना भी हो सकता है कि मेरे और आपके बीच में इख्तिलाफ क्यों है। और नंबर दो ये कि मैंने रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट करना है। अब अगर आप इन दो चीज़ों को सामने रख लें तो कई मरतबा ज़िंदगी में ये सिचुएशन पैदा हो जाएगी, किसी ने आप पर एक बात कर दी है, कोई फब्ती कस दी है, कोई कोई मजाक उड़ा दिया है, जिसका आपके ख़्याल में बड़ा जायज़ जवाब आप दे सकते हैं। लेकिन उन लॉन्ग टर्म टारगेट्स को सामने रखते हुए हो सकता है कि आप अपने आप को खामोश कर लें। ये जो खामोश कर लें है या काम खामोश कर सकना है इस वक्त, ये असल में विल पावर है। ये उसी इनहिबिटरी कंट्रोल के नतीजे में इंसान के अंदर ये चीज़ भी डेवलप होती है। और ये वो विल पावर है, ये वो चीज़ है कि जिसके नतीजे में इंसान मसूल करार पाता है। यानी इंसान सिर्फ अपनी इम्पल्सेस पे चलने वाला या सिर्फ जो टेम्पटेशंस उसके अंदर पैदा हो जाती हैं उसको बिना सोचे, बिना उस पर गौर किए उनको पूरा कर देने वाला नहीं है, बल्कि वो अपने अंदर ये एबिलिटी रखता है कि जो उसका दिल चाह रहा है उसको रोक ले, और जो उसके ख़्याल में उसकी ज़िम्मेदारी है या जो उसके गोल से मुतल्लिक चीज़ है उसको पूरा कर ले। ये मैंने आपसे अर्ज़ कर दिया कि जो इंसान को अल्लाह ताला ने फ्रीडम दी है, फ्रीडम यानी फ्रीडम का मतलब ये है कि ही इज़ इन अ पोजीशन टू चूज़। वो चाहे तो एक लम्हे में, आज के वक्त चाहे तो एक रास्ता इख्तियार कर ले और चाहे तो दूसरा इख्तियार कर ले। इंसान मजबूर नहीं है कि वो एक या दूसरा रास्ता इख्तियार करे। ना कोई पैगंबर मजबूर है और ना कोई फ़िरौन मजबूर है। असल में इंसान को ये आज़ादी दी गई है कि वो इन दो राहों पर जब भी आता है तो वो क्या रास्ता इख्तियार करता है। और इसी के नतीजे में, इसी फ्रीडम के नतीजे में पैगंबर उस मकाम पे पहुंचते हैं कि हम उनको, उनके लिए जब भी ज़िक्र करते हैं तो दुआ करते हैं। और फ़िरौन उस मकाम पे पहुंचता है कि जिसके बारे में ये कहा कि वो, उसके फॉलोअर्स भी उसके ऊपर लानत कर रहे होंगे। यानी ये वो फ्रीडम है कि जो अल्लाह ताला ने उसको दी, और वो फ्रीडम के साथ साथ विल पावर भी दी कि अगर वो चाहे, यानी सिर्फ फ्रीडम नहीं कि ये मैंने इसको समझ लिया है कि ये ठीक है और ये गलत है, बल्कि मैं ठीक कर भी सकता हूँ, बदतरीन हालात में भी कर सकता हूँ। यानी यूँ समझ लीजिए कि इंसान के पास हर लम्हा ये चॉइस मौजूद है, ये फ्रीडम मौजूद है कि वो जो चाहता है वो करे। और अगर कभी ये फ्रीडम कि जो वो चाहता है करे वो ख़त्म हो जाए ज़िंदगी में, मिसाल के तौर पर अगर मुझे ये पता चल जाए कि आइंदा 6 महीने में या 3 महीने में या 3 दिन में मेरी ज़िंदगी का अब ख़ात्मा हो रहा है, अगर ये मालूम हो जाए तो मेरे पास अब इस चीज़ की कोई फ्रीडम नहीं कि मैं आइंदा 15 दिन के लिए प्लानिंग करूं। लेकिन मेरे पास आज भी ये फ्रीडम मौजूद है कि मैं अपना एटीट्यूड क्या रखूं। यानी ये फ्रीडम इंसान से दुनिया की कोई ताकत नहीं ले सकती, कोई ताकत भी नहीं ले सकती कि उसके अंदर जो चॉइस है कि मैं और कुछ, मैं अपने बिहेवियर्स, अपनी इमोशंस, अपनी थॉट्स, इन सब चीज़ों पे कंट्रोल कर सकता हूँ और इसके नतीजे में अपने एटीट्यूड्स पे कंट्रोल कर सकता हूँ। मैंने जब इस पे गौर किया जी तो ये मालूम होता है कि विल पावर जो है वो इंसान के अंदर 4 सूरतों में क्लियरली नमूदार होती है। एक, ओवरकमिंग चैलेंजेस, इट इज़ द एबिलिटी टू endure हार्डशिप, पुश थ्रू डिस्कम्फर्ट एंड स्टे रिजिलियंट इन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस। ये वही चीज़ है जो अभी मैंने आपसे अर्ज़ किया कि अपने एटीट्यूड्स को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। वो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस जो हमारे रास्ते में आ रही हैं, हम उनके ऊपर तो कोई ज़ोर नहीं रखते। ये उस आजमाइश का हिस्सा है कि जिसमें हमें जो वेरियस सिचुएशन से हमने गुजरना है, लेकिन हम उसमें क्या सोचेंगे, क्या फ़ील करेंगे, क्या एटीट्यूड्स रखेंगे, क्या बिहेव करेंगे, हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा, ये हर लम्हा हमारे पास है, इसकी गुंजाइश है। इसके लिए जो जनरली टर्म्स यूज़ होती हैं अंग्रेज़ी ज़ुबान में, वो परसेवेरेंस है, एंड्योरेंस, रेजिलियंस, फोर्टिट्यूड, ग्रिट, इस तरह की चीज़ें जिसमें यूज़ होती हैं। दूसरी सूरत वो है जिधर टेम्पटेशंस रेजिस्ट करने का मामला आ जाता है। आपकी ज़िंदगी में अचानक, जिस तरह की मैंने मिसाल दी, किसी ने कोई बात कर दी और आपका अब दिल कर रहा है कि मैं इसका मुंह तोड़ जवाब दे दूं, और आप चाहें
तो रुक सकते हैं, चाहें तो रुक सकते हैं। आपको अभी दिल कर रहा है कि मैं ये कर डालूं जो कुछ आपके दिल में आ रहा है, लेकिन आप उसको चाहें तो अपने लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को सामने रखते हुए अपने गोल्स के साथ कंपेयर करके ये सोच सकते हैं ये करना मुनासिब होगा या नहीं होगा, और उसके मुताबिक अपने एटीट्यूड्स, थॉट्स, बिहेवियर्स, इमोशंस, इन सब को मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके लिए जो आम तौर पे टर्म्स यूज़ होती हैं वो सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ रेस्ट्रेंट, मॉडरेशन, इम्पल्स कंट्रोल, सेल्फ रेगुलेशन, ये वाली चीज़ें हैं जी। इसके बाद तीसरी चीज़ ये है कि अपने गोल्स को जो हमने सामने रखा हुआ है उसके लिए द एबिलिटी टू स्टे फोकस्ड, कमिटेड एंड मोटिवेटेड टुवर्ड्स लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। जो हमारे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमने खुद अपने लिए सेट किए हैं, उसके लिए रास्ते पर चलते रहना, चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। और इसके लिए जनरली जो टर्म्स यूज़ होती हैं वो डिटर्मिनेशन, ड्राइव, एम्बिशन, परसिस्टेंस, फोकस, कमिटमेंट, ये वाली हैं। ये मैंने जो सिनोनिम्स आपको दे दिए हैं वो असल में ये बताने के लिए दिए हैं कि देखिए ये विल पावर से कितनी क्वालिटीज़ हैं जो इंसान के अंदर, जो पसंदीदा क्वालिटीज़ हैं, जो हम जिनके लिए हमने एडजेक्टिव्स बनाए हुए हैं, वो क्या क्या ज़बरदस्त चीज़ें हैं ये। और आखिरी चीज़ ये कि अपनी वैल्यूज़ और अपनी आइडेंटिटी, अपने मकसद, इसको सामने रखते हुए अपने आप को रेगुलेट कर पाना। द इंटरनल स्ट्रेंथ टू अपहोल्ड मॉरल बिलीव्स, principles and self-respect despite pressure or opposition. It especially includes maintaining a positive attitude in the face of unavoidable suffering. और इसके लिए जो सिनोनिम्स हैं वो हैं इंटेग्रिटी, करेज, स्टेडफास्टनेस, फॉर्टिट्यूड, कॉन्शियसनेस एंड वर्च्यू। ये सारी चीज़ें जो हैं ये विल पावर ही का नतीजा हैं। हम ये है जी हमारी विल पावर। अब इस चीज़ के बारे में यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि विल पावर बेसिकली ऐसा नहीं कि कोई लाजमन अच्छी चीज़ हो। यूँ समझ लें कि विल पावर में ये नहीं है चीज़ पाई जाती कि वो लाजमन आपको ठीक रास्ते पे लेके जा रही हो। एक आदमी इस चीज़ के लिए बड़ी मुश्किलें झेल सकता है कि मैंने एक अच्छा चोर बनना है मिसाल के तौर पर, उसके लिए बड़ी मेहनत कर सकता है। तो आखिरी चीज़ जो हमारी अब आएगी वो डायरेक्शन देने वाली चीज़ है कि हमने जो मामला करना है वो इंसान के अंदर ये पोटेंशियल भी है कि वो डिसाइड कर ले कि वो क्या करेगा, अच्छा करेगा या बुरा करेगा। विल पावर दोनों में यूज़ हो सकती है। विल पावर इज़ अ न्यूट्रल थिंग, इट कैन बी यू। मिसाल के तौर पर ये कहा जाता है, बड़ा मशहूर है ये, कि हिटलर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग विल पावर का आदमी था, उसके अंदर एक बड़ी रिजिलियंट आदमी था वो। अ, म- मकसद उसका ठीक था या नहीं था, ये कॉन्शियंस ने डिसाइड करना है। तो ये दोनों मिलकर फिर इंसान को एक कंप्लीट पिक्चर में लेके आते हैं उस आजमाइश के पहलू से कि जिसमें इंसान को डाला गया। सर इसको थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करें। मतलब मुझे विल पावर में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई अपना गोल सेट करते हैं और हम उसके मुताबिक अपनी चीज़ों को थोड़े स्मॉल स्मॉल उसमें पार्ट्स में भी डिवाइड करते हैं कि ये लॉन्ग टर्म गोल है, उसके लिए हम अपने शॉर्ट टर्म करते हैं और फिर अपनी विल पावर भी करते हैं। लेकिन कुछ सिचुएशन, कुछ इंसिडेंट ऐसे आते हैं कि आप अपनी उस विल पावर से बड़े अवेयर होते हो कि मैंने यहाँ पे ये गोल मेरा ये है तो मैंने ये करना है, लेकिन आप लूज कर जाते हो उस चीज़ को। और जब वो हो जाता है तो फिर आपको याद आता है कि ओहो, ठीक। कि यहाँ तो मेरी विल पावर जो मैंने इस्तेमाल की नहीं और मतलब एकदम रिएक्शन आ गया। तो ये कॉन्शियसनेस एक अलग चीज़ है जी। कॉन्शियसनेस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ विल पावर। देखिए मैंने जिस तरह अर्ज़ किया, ये तीन लेवल्स हैं। एक है मेरा इससे इसके बारे में फ़ैसला करना कि मैंने क्या करना है। दूसरा ये है कि मेरा इसके बारे में कॉन्शियस हो जाना कि ये वो टाइम है कि जिस वक्त मुझे ऐसा करना है। और तीसरा ये कि अब जो कुछ मैंने डिसाइड किया है कि मैंने ऐसा करना है वो मैं कर गुजरूँ। विल पावर इस तीसरे स्टेप से रिलेटेड है। कॉन्शियसनेस जो है वो, जिस तरह हमने जब मल्टी डायमेंशनल सेल्फ देखा था, तो कॉन्शियसनेस जो है वो बेसिकली सेकंड लेवल पे आती है। यानी ये बात कि मैं, ये मौका आ गया है कि मुझे अपने गुस्से को कंट्रोल करना है या मुझे यहाँ पर अपनी प्रायोरिटीज़ के मुताबिक अमल करना है, ये आ गया है मौका। मिसाल के तौर पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं और किसी ने एक ऐसी बात कर दी है कि जिससे मेरी ईगो हर्ट हो गई है। अब वो जो ईगो हर्ट हुई है, मैं उसको इसके बारे में कॉन्शियस नहीं रहा कि जो मैं जवाब देने लगा हूँ वो अपनी ईगो की सेटिस्फेक्शन के लिए दे रहा हूँ, वो लॉन्ग टर्म पर्पस नहीं यहाँ पे मुराद। तो ये कॉन्शियसनेस की कमी है। लेकिन
एक सूरत ये हो सकती है कि मुझे अंदर से ये मालूम हो गया कि आई डोंट नीड टू आंसर दिस क्वेश्चन और दिस कमेंट, आई डोंट नीड टू कमेंट ऑन दिस कमेंट, लेकिन मैं रोक नहीं पाया अपने आप को। ये विल पावर की कमी है। ये बात वाज़ेह हो गई जी? पहले तो ये बताइए, जी। फिर उसके बाद अगर मज़ीद कोई बात हो तो। ये बात जी, वाज़ेह हो गई? हाँ, कि अगर मैं रुक नहीं सकी तो वो मेरी विल पावर है उस वक्त। राइट। आप कॉन्शियस हो तो गए कि रुक जाना चाहिए, लेकिन रुक नहीं पाए। मैं कॉन्शियस जी, हो गया कि सच बोल देना चाहिए, लेकिन बोल नहीं पाया। सही। तो सर फिर वो क्या रीजन है कि विल पावर वहां पे क्यों इस तरह हुई? देयर कैन बी मेनी रीजंस फॉर दैट जी। उसके उसकी कुछ रीजंस तो हम इसको देखेंगे इंशाल्लाह आइंदा। लेकिन जनरली मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, कुछ हमारे बिलीफ्स होते हैं और वो उसमें रुकावट डाल रहे होते हैं। यानी कुछ हमारी ख़ुद ज़िंदगी में हम कुछ बिलीफ्स अडॉप्ट कर लेते हैं ना। मिसाल के तौर पर ये बात कि अगर मैंने ये बोल दिया तो ये लोग जो हैं ये समझेंगे, मिसाल के तौर पर, ठीक है। तो वो जो बिलीफ हमने बना ली है, या मुझे वो अनकूथ समझेंगे, वो मुझे एक रूड आदमी समझेंगे। जो वो बिलीफ मैंने बना लिया है, वो असल में कई दफ़ा एक्यूरेट नहीं होता, कई दफ़ा 100% एक्यूरेट नहीं होता, और कई दफ़ा बिल्कुल ही गलत होता है। तो इन चीज़ों को, लेकिन वो हमारा बिलीफ होता है। ये हम जिस वक्त अभी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस में आएंगे, तो ये इंशाल्लाह अगले 2 हफ्ते के बाद हमारा ये टॉपिक नया शुरू होगा ना, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस का। तो उसमें हम कुछ कोर बिलीफ्स देखेंगे। वही कोर बिलीफ्स नहीं है, और भी हो सकते हैं। और इसमें जो इम्यूनिटी टू चेंज है, वो असल में इसी चीज़ का मैप बनाती है। हमने जो एक प्रोग्राम किया था, वो मैं बार बार जिक्र कर चुका हूँ कि उसका दूसरा हिस्सा नहीं हम कर सके थे बिकॉज ऑफ सम मिसअंडरस्टैंडिंग। होपफुली उसको रिवाइव करूँगा जल्दी मैं। लेकिन वो एक रेगुलर बेसिस पे करते रहने का प्रोग्राम है। तो ये जब हम ये करेंगे अभी, आज से मैंने वो शुरू किया ना, तारुफ का, कि कैरेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में जो मुकम्मल तारुफ है कि पूरा प्रोग्राम क्या है, उसकी एक सूरत सामने रखनी है। तो वो जो तीसरे प्रोग्राम में आपको को भी दिख जाएगा कि वो असल में जो आखिरी स्टेप है, जिसको हम कहते हैं इम्प्रूवमेंट गोल, वो असल में ये चीज़ है। जिस जगह पे भी प्रॉब्लम आ रही है, हम उसको वी कैन केटर टू दैट। इंशाल्लाह उस पर आ जाएगी बात। ठीक, ठीक है, थैंक यू। ये मोस्ट वेलकम जी। एक और वजह भी होती है जी, वो भी मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ। यानी ये जितने भी पोटेंशियल जिनका मैंने ज़िक्र किया है अभी तक और आइंदा भी, वो असल में मसल की तरह होते हैं। इसको बड़ी अच्छी तरह समझ लें। जितना आप यूज़ करेंगे, उतना ही वो स्ट्रांग होंगे, और अगर आप यूज़ नहीं करेंगे तो उनकी स्ट्रेंथ वीक होनी शुरू हो जाएगी। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम जी। सर विल पावर जो है वो जिद या स्टबननेस भी उस समबडी कैन से दैट। उसको आप रिसीव कर सकते हैं। समबडी उसकी कैन से परसेप्शन हो दैट, यस। सकती है ना कि ये हो ठीक सकती है, है। हो सकती है। अगर ब्यूटीफुल। आप हिटलर की तरफ से बात करें तो वो एक बड़ा स्ट्रांग विल पावर का आदमी था, और अगर आप दूसरी तरफ से बात करें तो वो एक ऐसा फाशिस्ट था कि जिसकी जो एक स्टबन और बेवकूफ़ ज़िद्दी आदमी था। जी ये तो असल में ठीक है पर्सपेक्टिव की सर। बात है। जी असद साहब आप अनम्यूट कर लीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मेरा सवाल था, जब हमने इमेजिनेशन डिस्कस किया था तो तब एक सवाल डेवलप हुआ था कि जो हमारी थॉट्स हैं वो हमारी कॉन्शियस में जाती हैं और हम कॉन्शियसली उसको डील कर सकते हैं। या हम उसको रिप्लेस करेंगे, आपने ये फरमाया था, या हम मेंटल पैटर्न्स को तोड़ेंगे। जी, तो जो हमारी परसेप्शंस, आपने ये फरमाया था कि जो परसेप्शंस हैं वो सब कॉन्शियस हैं। तो हम जब परसेप्शंस की बात करते हैं, तो हम परसेप्शंस को भी रिप्लेस करेंगे सबकॉन्शियस में, या हमको एलिमिनेट करेंगे? क्योंकि सबकॉन्शियस पे हमारा कितना कंट्रोल हो सकता है इस बारे में? सब कॉन्शियस बेसिकली कॉन्शियस से बनती है जी। यानी कि जो भी मैंने जिक्र किया ना जी, इसको समझ लें। यानी ये कोई ऐसा नहीं कि ये पहले से मौजूद है, ठीक है जी। ये भी कुछ पोटेंशियल्स हैं हमारे। मिसाल के तौर पर आपको जो ये जो अभी मैंने जिक्र किया था कि हमारे कुछ कोर बिलीफ्स होते हैं, वो हमारी बनते हैं कॉन्शियसली। हम देखते हैं कि ये इस तरह जब किया तो लोगों ने इसको रूड समझा, तो अब मैंने अपना एक बिलीफ बना लिया, और अब वो मेरी सबकॉन्शियस का हिस्सा बन गया है। यानी आई डोंट हैव टू, एवरी टाइम आई एम इन द सेम सिचुएशन, आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट ये जो मेंटल पैटर्न्स सबकॉन्शियस के अंदर मौजूद कोर बिलीफ्स। ये आम तौर पर एक ही चीज़, एक ही मानी में बोलता हूँ मैं, जो हमारे मेंटल पैटर्न्स बन जाते हैं,
वो भी असल में यूँ नहीं होता कि वो हमेशा, मिसाल के तौर पर आपको लोगों के साथ उनका दिल नहीं तोड़ना चाहिए। यू शुड बी कंपैशनेट विद पीपल, ये इट्स अ प्रिंसिपल। हम अगर किसी पर बराह रास्त तनकीद कर देंगे तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा, ये बात ठीक है, लेकिन ये 100% ठीक है या नहीं ठीक है, इसको टेस्ट करना चाहिए। दिस इज़ समथिंग, ये मैं बारहा मैंने इसका भी जिक्र किया कि ज़िंदगी को एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर आगे लेके चलें। यानी थिंक अबाउट इट कि मैं ये करके देखता हूँ क्या होता है, मैं देखता हूँ कि दूसरे का रिस्पॉन्स क्या होता है। जब ये एटीट्यूड बनता है इंसान का, तो उसके नतीजे में वो जो बिलीव्स हैं वो कई दफ़ा रिव्यू होने शुरू हो जाती हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट हैव आई अच्छा आंसर्ड योर सर, क्वेश्चन ठीक असद साहब? जी सर, जी सर। अच्छा सर, ये सब अनकॉन्शियस के बारे में भी कहा जाता है कि ये काफी बड़ी चीज है, ये सबकॉन्शियस से भी बड़ी है, तो इसके बारे में क्या राय है आपकी? इसको वेरियस मानों में लोगों ने यूज़ भी किया है और वेरियस मानों में इसके हवाले से बात भी करते हैं। यानी इंसान का जो की जो एबिलिटी है, मिसाल के तौर पर आप जिस जगह पे बैठे हैं, आपका जहन इस उस कमरे में या उस एनवायरनमेंट में मौजूद हर चीज़ को देख रहा है, ठीक है, लेकिन आप कॉन्शियसली नोट सिर्फ चंद चीज़ों को कर रहे हैं। ये है जो फ़र्क है, ठीक है। आपकी सब कॉन्शियस जो है वो उसमें इतना कुछ है कि जिसको आप तसव्वुर में भी नहीं ला सकते अपनी, ठीक है। यानी तसव्वुर में तो ला सकते हैं, लेकिन यूँ समझ लें कि उसमें इतना कुछ है जो आपके कॉन्शियस माइंड की नोटिस में नहीं आता। तो इस हवाले से भी यूज़ करते हैं। मैं जिस हवाले से बात कर रहा हूँ वो इस उसका इसका इसके साथ ताल्लुक़ है कि कैरेक्टर डेवलपमेंट में ये जो सबकॉन्शियसनेस हमारी सबकॉन्शियस है, ये किस तरह से कई चीज़ें बना लेती है और उसको हमें फिर वी हैव टू रिव्यू एंड करेक्ट देम समटाइम्स। और आप एक चीज़ को कॉन्शियसली बार बार बोलते रहें, मिसाल के तौर पर आपकी ज़िंदगी में ये एक कॉन्शियस एफर्ट बन जाए। एवरी 1 आवर आप अलार्म लगा के इनिशियली इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दें कि मैंने ये चीज़, इसको याद करना है, इसके बारे में सोचना है। किसी भी चीज़ के बारे में जिसको आप इस चीज़ का अहल समझते हैं कि उसके बारे में सोचना चाहिए, आपने उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया, इन टाइम, इन ड्यू टाइम वो आपकी सबकॉन्शियस का हिस्सा बनना शुरू हो जाएगा। ठीक जी। अच्छा सर, मतलब ये कि आप सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस को तकरीबन सिनोनिम ले रहे हैं, अगर मैं गलत जी नहीं हूँ जी तो? जी जी। मैं तो जी मैं जी, तो बहुत आमतौर पर शुक्रिया। अच्छा ये सर, ऐसा ही। अच्छा सर, मैं आज के सेशन के मतलब सवाल है ये है कि आपने बहुत अच्छी तरह बयान किया विल पावर को। और अगर हमने अपनी विल पावर को बढ़ाना है तो वो कौन सी टेक्निक्स या क्या हमें क्या तरीके इख्तियार करने चाहिए कि हम अपनी विल पावर को मसलन कोई बढ़ाएं? मिसाल दीजिएगा आप कि ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसके बारे में आप इम्पल्सिवली मामला कर लेते हैं, या ये टेम्पटेशन ऐसी है कि जिसमें आप रुक नहीं पाते हैं। विल पावर ही को बढ़ाने के लिए आजकल हम जो सबसे बड़ी एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो ये एक्सरसाइज जो है ये रमज़ान की, ये विल पावर की बढ़ाने की है। यानी बीइंग कॉन्शियस दैट यू आर हंग्री, दैट यू आर थर्स्टी, दैट यू आर you want to drink water or eat something, but being conscious that this is why you are not doing it. अभी 2 घंटे हैं, अभी 3, अभी 6 घंटे हैं रोज़ा खुलने में, लेकिन मैं रुका हुआ हूँ। ये जो बात है कि मैं रुका हूँ, इसका मतलब है मैं आम हालात में भी रुक सकता हूँ। बीइंग कॉन्शियस कि मुझे गुस्सा चढ़ रहा है लेकिन मैंने इस वक्त कंट्रोल करना है, ठीक है। और ये चीज़ इसको अब फैलाएं कि अगर मैं अभी कर सकता हूँ तो मैं रमज़ान के अलावा भी कर सकता हूँ। ये है ना। यानी आप यूँ समझ लें कि आपकी विल पावर, आपके घर में बच्चे हैं अगर लेट से, तो हम एक्सटर्नल प्रेशर्स में हमारी विल पावर बड़ी स्ट्रांग हो जाती है। वो विल पावर नहीं होती असल में, वो हम एक्सटर्नल प्रेशर्स में कर देते हैं। एक बच्चे को हम रोज़ उठाने की कोशिश करते हैं, नहीं उठता, लेकिन जिस दिन सफ़र करना होता है उसने, वो हो सकता है 1 घंटे की नींद के बाद भी उठ जाए। तो ये एक एक्सटर्नल रीज़न है उठने की। आपने इसको इंटरनलाइज करना है कि अगर मैं ये उस दिन कर सकता हूँ तो आज भी कर सकता हूँ। अगर मैं किसी के कमेंट पर लेट से, अगर ये मुश्किल हो जाती है, किसी ने कमेंट कर दिया आपके ऊपर और आपसे चुप नहीं रहा जाता, तो आप इस तरह करें कि ये सोचें कि मैंने 1 मिनट के बाद जवाब देना है, या 2 मिनट के बाद, या 5 मिनट के बाद जवाब देना है। रोक सकते हैं 5 मिनट के लिए। अगर ये रोक सकते हैं तो फिर आप अनलिमिटेड भी रोक सकते हैं। ये वाला जो एक्सरसाइजेज हैं इस तरफ लेके आएँ। अच्छा, कुछ चीज़ें आपके, जिस तरह मैंने अभी अर्ज़ किया, एक सवाल के जवाब में मैंने कहा ना कि हमारी कुछ चीज़ें जो हैं वो तो हमारे बिलीव्स का हिस्सा बन जाते हैं, हमारे कोर बिलीव्स हैं कुछ, उसकी वजह से हम नहीं रोक रुक रहे होते।
मिसाल मैंने अगर ऐसा किया, मैं अगर ये करने लग पड़ा तो लोग मेरे से एडवांटेज लेना शुरू कर देंगे। ये बहुत सारे मैंने लोगों से ये बात सुनी है, दैट इफ़ आई डू दिस देन माई हस्बैंड विल स्टार्ट डूइंग दैट, फिर वो इसकी आदत बना लेगा। देखेंगे इस वक्त ठीक करने की चीज़ क्या है, ये देखते हैं। ये जो कोर हमारा एक बिलीफ है, ये वो हमें नहीं ठीक चीज़ नहीं करने दे रहा, इस चीज़ को ठीक करना है। यानी ये एक पूरा प्रोसेस है, इसके अंदर मसल की डेवलपमेंट भी है, नंबर एक। और नंबर दो, जो चीज़ें अनकॉन्शियसली रुकावट बनी हुई है, ये जो मैंने अभी आपसे अर्ज़ किया, जो कोर बिलीफ्स हैं, ये अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस का हिस्सा हैं, ये रुकावट बने हुए हैं, इनको भी ठीक करना है। जी सर, बहुत शुक्रिया। अरे सर, आप किसी गुफ्तगू से एक सवाल आया है मेरे ज़हन में, थोड़ा कन्वर्सेशन के मतलब कि जब हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो कई मरतबा कमेंट्स आते हैं आगे से, कोई जवाब नहीं आता, बस जी किसी माजी की बात पे या कोई किसी बात पे कमेंट आ जाएगा मतलब, तो ज़रूरी होता है कि हम उस कमेंट का जवाब दें या फिर उसको सर्फ नज़र कर देना चाहिए? वो कमेंट में ये देखना चाहिए कि ये क्या कंसर्न है किसी का, मतलब अगर तो आप एक फॉर्मल प्रेजेंटेशन कर रहे हैं और किसी ने कमेंट कर दिया है तो खामोश भी हो सकते हैं। लेकिन अगर किसी अपने के साथ बात हो रही है और अपने के साथ बात होते हुए किसी माजी का वाक़या आ गया है, तो ये देखना चाहिए कि क्या वो वाक़या इस वक्त रुकावट बन रहा है। तो इसके ऊपर एम्पैथिकली देखना चाहिए जी, एम्पैथी के साथ देखना चाहिए कि अगर रुकावट बन रहा है तो क्या मैं उस जगह पे खड़ा होकर देखता हूँ कि क्या वाकई ये रुकावट बन सकता है और मैं किस तरह इसको दूर कर सकता हूँ। क्या उस वाक़ये में मेरी कोई गलती थी? अगर गलती थी तो अनकंडीशनली एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि हाँ, वो मेरे से गलती हुई थी। आई विल ट्राई दैट दिस शुड नेवर हैपन अगेन। वो मेरे से गलती हुई थी, हम इसको ठीक कर लेते हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया बस, जज़ाक। बस। जी शबाना, आप अनम्यूट कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। जी मेरा नाम शबाना है और मैं पहली दफ़ा लाइव ये सेशन ले रही हूँ। इसी रमज़ान मैंने आपकी ये सीरीज़ सुनना शुरू की और आपने ये एक बात बोली थी कि अगर आप कुछ सीखने के लिए आप तैयार हैं, जब आपके ज़हन में सवाल पैदा होते हैं तो अल्लाह ताला टीचर भेज देते हैं। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं अपनी लाइफ के एक बहुत ही टफ टाइम से गुजर रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बातचीत सुनी और मैं उसको रिजॉल्व करने में कामयाब हो रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, माशाल्लाह। वो बहन भाइयों के बीच में ही कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स का इशू रेज हुआ था और मैं नहीं इस काबिल पा रही थी खुद को कि मैं फॉरगिव कर सकूं। और उसमें आप जब बात कर रहे थे करेज की और उससे पहले ह्यूमिलिटी की, आपने कहा कि लेटर ऑफ थैंक्स लिखें और चाहे तो पोस्ट करें चाहे तो नहीं। तो मैंने जब वो लेटर ऑफ थैंक्स लिखा तो मुझे पता चला कि किन बातों के ऊपर मैं नाराज हूँ और कितने मेरे ऊपर मेरे बहन भाइयों की अच्छी चीजें हैं जिनको मैं अक्सर नजरअंदाज कर रही थी। एंड देन आई सेंड दैट लेटर वाया व्हाट्सएप। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो माशा मच। ये तो अल्लाह ताला का और एहसान है जी, अल्लाह ताला का एहसान है। जी आपकी जो दुआओं में। पहले ही एक्सरसाइज थी कि आप अपने सोचें स्ट्रेंथ्स, ठीक है, और फिर सोचें कि इसमें आपका कितना कंट्रीब्यूशन है, तो सिर्फ उस एक एक्सरसाइज ने ही बहुत पर्सपेक्टिव मेरा तब्दील किया कि जो भी मैं अभी हूँ इसमें तो मेरा बहुत कम हिस्सा है, तो अल्लाह का फजल नहीं होता तो मैं तो यहाँ कहीं भी नहीं होती। वो जो आपने वेरी ट्रू। सटल इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमिलिटी, लैक ऑफ ह्यूमिलिटी बताए थे, उनने भी बहुत हेल्प किया, बहुत शुक्र, हेल्प किया। शुक्र है अभी जी। बहरहाल मैं वहां पे 10th सेशन पे पहुंची हूँ, एक तरतीब से सुन रही हूँ, तो फिर आज मैंने सेशन ज्वाइन किया है विल पावर का, तो अब इसके बारे में सवाल है। जी। मैं बहुत अरसे से कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने गुस्सा पर काबू पाऊँ। जो आज आपने बात की ना, इम्पल्सिवली रिएक्ट कर देती हूँ, यानी मैं कॉन्शियसली ये सोचती हूँ कि मैंने गुस्से से बात नहीं करनी। बहुत दफा ये मेरी वो मिशन और स्टेटमेंट और विजन और रोल और गोल में आता है, लेकिन जब सिचुएशन राइज होती है तो ये मुझसे नहीं हो पा रहा। तो इसमें मुझे थोड़ी आप टिप्स दें, गाइड करें प्लीज। एक तो ये करिए, यानी एक तो अपना ये जो टारगेट है, इसकी वजह डिटर्मिन करें। सबसे पहली चीज़ तो ये कि वाई डू यू वांट टू डू इट। ठीक है जी, द वाई हैज़ टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग वन, कि मैं ये इसलिए करना चाहती हूँ, ये
जितनी भी अखलाकी तौर पर अच्छाई है, वो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि वो हमारी सिंगुलर डायरेक्शन हो कि वो मैंने अल्लाह ताला का पसंदीदा बंदा बनना है। ठीक है, इसके लिए मैंने ये करना है, इसके लिए मैंने ये कोशिश करनी है। ये बड़ा अच्छा मोटिव है। इसको इसको अपने अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग करें कि ये ज़िंदगी जो है ये किसी लम्हे ख़त्म हो जानी है, एंड इट इज़ कॉन्टिन्यूसली प्रोवाइडिंग मी विद अपॉर्चुनिटीज़ टू इम्प्रूव एंड बिकम क्लोजर टू गॉड। ये है जो मेरा असल टारगेट है कि मैंने इन अपॉर्चुनिटीज़ से फ़ायदा उठाना है, एंड आई वांट टू गेट क्लोजर टू गॉड। सबसे पहली तो बात ये है, नंबर एक। नंबर दो ये कि जब भी आपको किसी चीज़ पे लगे कि इसके बारे में थोड़ा सा अवेयर होना शुरू हो जाए कि मेरी अंदर की फीलिंग इंटेंस हो रही है, क्योंकि जब वो हो जाएगी जी पूरी तरह से इंटेंस तो फिर मुश्किल हो जाएगा इसको रोकना। इसके बारे में अवेयरनेस पैदा करने की गुफ्तगू के दौरान मैं क्या प्रेजेंट हूँ, या मैं आगे या पीछे जा रही हूँ, माजी में या मुस्तकबिल में जा रही हूँ। अगर प्रेजेंट है तो मैं उसकी बात जी समझ रहा हूँ। ठीक है जी। और जी अगर आपको ये महसूस हो कि मामलात जो हैं वो थोड़े से इंटेंस हो रहे हैं, तो ये बता दें कि देखिए मेरा एक टारगेट ये है कि मैंने अपने गुस्से को अपने रब की रज़ा के लिए कंट्रोल में लाना है, उसको रेगुलेट करना है। एंड जी आई थिंक आई एम गेटिंग अ लिटिल फ्रस्ट्रेटेड, एंगर्ड, आई एम गेटिंग अ लिटिल आउट ऑफ कंट्रोल। तो मुझे थोड़ा सा टाइम दें, जी लेट मी होल्ड बैक। और इस मौके पर बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर लें थोड़ी देर के लिए, एंड जस्ट थिंक अबाउट इट कि गुस्सा क्यों जी चढ़ रहा है। यानी इसके बारे जी में सोचना शुरू कर दें। मैंने जिस तरह अर्ज़ किया था जी कि दो चीज़ें होती हैं जी। एक ये होती है कि हम आम तौर पर अपने किसी पैटर्न के साथ उसको उसमें रख के, पैटर्न्स गलत नहीं होते हैं, इसको ज़हन में रखिए, लेकिन पैटर्न्स इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन पर मबनी होते हैं। यानी ये बात कि लोगों जी को सच्चाई के साथ बात करनी चाहिए, लेकिन एक आदमी जब बोल रहा है और वो मेरे ख़्याल में झूठ बोल रहा है, तो मैं उसके ऊपर ये चीज़ चस्पा कर देता हूँ कि ये झूठ है और अब मुझे इसको ठीक करना है। नहीं, ये जी झूठ मेरे लिए हो सकता है कि ये खिलाफ वाक़या बात हो। ये क्या समझता है और किस तरह से ये देख रहा है, ये मुझे मालूम नहीं है। ठीक है, या ये कितना डरा हुआ है। जी जिस तरह भी हमने कहा, विल पावर की कमी होती है। इंसान जानता है कि झूठ है, लेकिन वो बोलने से रुक नहीं पा रहा होता। तो लेट मी गेट आउट ऑफ दिस। मैंने असल में उस मकसद के लिए इस मौके पर अपनी बर्तरी नहीं साबित करनी, मैंने अपने आप को ठीक नहीं साबित करना, मैंने इस रिलेशनशिप को विन करना है। ये चीज़, इट बिकम्स अ वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसेस अनलेस आई हैव अ वेरी क्लियर आइडिया कि ये पूरी की पूरी ज़िंदगी जो है ये मुझे अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है अपनी इम्प्रूवमेंट की। अगर मसला डिबेट जीतना है तो फिर मैं अपॉर्चुनिटीज़ को छोड़ना पड़ेगा मुझे। ये चॉइस है, यही वो चीज़ है कि जिसके बारे में मैं फ्रीडम है मेरे अंदर, कि मैं चाहूँ तो इस दुनिया के लिए जंग लड़ लूँ और चाहूँ तो अपनी आखिरत के लिए जंग लड़ लूँ। ये आपकी चॉइस है, इस चॉइस को हमने ठीक इस्तेमाल करना है। जी सर, थैंक यू सो मच। क्या मैं बाकी पार्टिसिपेंट्स की इजाज़त से 1-2 मिनट और ले सकती हूँ? जी जी, आप फरमाइए। ओके। कुछ ऐसे बात है कि मेरे बचपन में यानी टीन एज में मेरे फादर की डेथ की बहुत हालात, यानी कि आई डोंट नो इफ फोरम सिक्योर है, मैं सेफ फील नहीं कर रही। उनकी डेथ हुई है ऐसे कि मैं बता नहीं सकती। तो तब से लेके कुछ हमारी फैमिली में चल रहा है जिसको मेरे ख्याल में उसी से ताना बाना जुड़ता है कि मैं अभी डिप्रेशन में चली गई थी। अब मैं डिप्रेशन से स्ट्रगल कर रही हूँ। तो डिप्रेशन की वजह से मेरा मैदा भी खराब हो गया। तो अब मुझे नहीं समझ आती कि मेरा मैदे में दर्द होता है तो मुझे गुस्सा आता है, या मुझे गुस्सा आता है तो मेरे मैदे में दर्द होता है, मेरी इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है। तो क्या मैं आपसे पर्सनली इससे बात करूं या इसी आप फोरम पे कर सकते अपने हैं अगर ऊपर आप काम चाहें। करूं? यानी मुझे इसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा जानना पड़ेगा, लेकिन ये बात इसको अच्छी जी तरह से समझ लें कि ये दोनों ही सूरतें हो सकती हैं। ठीक है जी। यानी जी एक चीज़ ये होती है जिसको जिसको हम कहते हैं साइकोजेनिक, यानी एक चीज़ जी साइकोलॉजिकली एमनेट होती है और वो उसके असरात जिस्म पे भी हो जाते हैं। एक होती है सोमैटोजेनिक। जी ठीक है जी। यानी इंसान के जिस्म में कोई प्रॉब्लम होती है, बायोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है जो उसकी साइकोलॉजी। मिसाल के तौर पर आप अच्छी तरह से सो नहीं सके रात को, तो आपका स्ट्रेस लेवल जी अगले दिन बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी वो जी
फिज़िकल वजह है लेकिन उसके साइकोलॉजिकल असरात होंगे। कभी साइकोलॉजिकल वजह होगी और उसके फिज़िकल असरात हो जाएंगे। ये दोनों ही सूरतें हो जी सकती हैं। लेकिन हमें जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है इसको याद रखना है आपने। आपने ये डिटर्मिन नहीं जी करना, ये इसकी ज़रूरत नहीं है। एक तो ये कि ये मैं इस चीज़ का बहुत सख्त अगेंस्ट हूँ कि आप किसी से बात करें और आपसे ये कहा जाए कि आप डिप्रेशन, यू आर क्लिनिकली डिप्रेस्ड फॉर इंस्टेंस, ठीक है, या ये कि आपको ये प्रॉब्लम है। आई डोंट थिंक दैट दिस जी इज़ अ वेरी प्रोफेशनल वे ऑफ डीलिंग विद थिंग्स, ठीक है। हमें ये कभी नहीं करना चाहिए। जी हमें जो चीज़ करनी चाहिए जी वो ये है कि जो आपके बस में है, जो आप कर सकती हैं, वो बताना चाहिए कि आपको क्या करना है। मिसाल के तौर पर ये बताया जी जा सकता है कि आपको जब ये पता चलता है कि अभी देखिए, अभी आपने बात फरमाई, ठीक है, ये जो आप बात कर रही जी हैं, इसमें आपकी सोच ये नहीं है कि जो आपको डिप्रेस कर रही है, बल्कि आपकी सोच ये है कि मैंने बोलना क्या है। तो आपने वो सोच रोक ली है ना। ये जो आप सोच रोक सकते हैं, ये आपके पास ये जी इख्तियार अभी भी है और आम तौर पे भी रहता है, जी ठीक है जी। दिस जी इज़ समथिंग विच यू नीड टू रिकग्नाइज। इसको छोड़ जी दें कि लोग क्या कह जी रहे हैं कि आप डिप्रेसिव हैं या आप डिप्रेशन का शिकार हैं क्या। नहीं, जो भी कुछ है आपके पास आज भी इख्तियार है। ये अभी आपने ये इख्तियार यूज़ किया है। यू नॉट थिंकिंग अबाउट जी दोज थाट्स जो डिप्रेसिव हैं आपके लिए, जी ठीक है। ठीक है, जजाकल्ला सर। मैं फिर इस पे बहुत कोशिश कर रही हूँ इंशाल्लाह, और मैं आपसे फिर इंशाल्लाह, पूछूंगी वो इंशाल्लाह वाला। आप किसी वक्त मेरे से जज़ाकल्लाह। रमज़ान में या रमज़ान के बाद हमको टाइम तय कर लेंगे, आप बात कर लीजिएगा इंशाल्लाह, एंड वी कैन टॉक इन डिटेल जजाक अबाउट इट। मोस्ट जजाकल्लाह। वेलकम जी। जी शफकत साहब आप अनम्यूट कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। सॉरी सर, मैं 15 मिनट से लेट हो गया आज के सेशन में। तो नहीं विल पावर के ऊपर था ये आपका सेशन, और मुझे सीखना था, इस हवाले से मैं लेट हो गया, सॉरी। विल नहीं नहीं, पावर कोई के बारे मसला में नहीं। जानना चाह रहा था, ये किस तरह से बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि मेरा खुद का ये बहुत बड़ा मसला है कि मेरे अंदर विल पावर की बड़ी कमजोरी है। और इसी के साथ ही मैं एक और सवाल अपना यहाँ पे अटैच करूंगा कि मेरे साथ मसला ये है कि जिस चीज़ को मैं पढ़ता हूँ या सोचता हूँ कि आज मैंने ये काम करना है, मैं फुली डिटरमिन्ड होके अपनी तरफ से तय करता हूँ कि मैं ये काम करूंगा। कोई पॉजिटिव काम है करूंगा या फिर नेगेटिव काम से बचूंगा। तो इवेंचुअली क्या होता है, उसी दिन वही काम मुझसे ज्यादा सरजद हो रहा होता है नेगेटिवली, या पॉजिटिव काम की डिटर्मिनेशन अगर की है तो वही मिस हो रहा होता है सबसे पहले। इसकी क्या वजह है, और इसके साथ मतलब क्या मैं कर सकता हूँ, और विल पावर अगर बढ़ानी है तो कैसे बढ़ा सकता हूँ, ये बहुत बड़ा मसला मेरे लिए बना हुआ है। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है जी। एक तो ये कि आपने पॉजिटिव काम तो बड़ा अच्छा है, आपने अगर ये डिटर्मिन किया कि मैंने ये करना है आज, तो डिटर्मिन करें कि उसकी क्या वजह होती है कि आप नहीं कर पाते, इसकी डिटर्मिनेशन करनी है। अच्छा, आपने नेगेटिव काम के बारे में सोचना नहीं है, यानी यूँ नहीं सोचना है। जब मैं कह रहा हूँ टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि मैं आइंदा ये नहीं करूँगा, टारगेट ये होना चाहिए कि मैं आइंदा ये करूँगा। यानी आपने जिस चीज़ का अज़म करना है, जिस चीज़ का फ़ैसला करना है, वो ये नहीं है कि मैंने आइंदा गुस्सा नहीं करना। आपने ये करना है कि मैंने आइंदा रिलैक्स, पीसफुल, काम रहना है। ये जो नहीं करना है ना, नहीं करना, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझ लें। जितना आप स्ट्रांगली ये बात करेंगे कि मैंने ये नहीं करना, उतना ही आप उस चीज़ के बारे में सोचेंगे और वो आपसे हो जाएगी। तो चेंज इट, चेंज द टारगेट। ये कहने के बजाय मैंने आइंदा लेट नहीं उठना, ये इसको पॉजिटिवली फ्रेम करें। मैंने आइंदा इतने बजे उठना है, मैंने आज ये काम करना है। ये नहीं सोचें कि मैंने क्या नहीं करना। अगर ये सोचना भी पड़ता है और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिर इसको रीफ्रेज करें। ये बात समझ में आ रही है जी शफकत? इसको प्लीज़ मुझे जी एक सर, बार मुझे कंफर्म। समझ आ रही है। जी जी ठीक है जी। जी सर। अच्छा, अब जब आप ये कहते हैं कि मैंने जो पॉजिटिव अपना गोल रखा था वो मैं कर नहीं सका, तो उसके लिए भी जी सर। आपने कोशिश करनी है कि उसको उसको डिटर्मिन करें कि क्यों नहीं कर सका, क्या हुआ था, हम्म। वजह क्या थी। मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था, मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था तो क्यों कर रहा था। प्रोक्रेस्टिनेशन की बहुत सारी साइकोलॉजिकल वजूहात होती हैं। मिसाल के तौर पर कई दफ़ा हम प्रोक्रेस्टिनेट सिर्फ इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि हमारे अंदर एक फियर ऑफ फेलियर होता है, ठीक है। जी सर। फियर ऑफ फेलियर क्यों होता है, आप उस पूरी चीज़ को, पूरे पर्सपेक्टिव को सामने रख लें, इसको थोड़ी देर के लिए समझने के लिए
कि मैं असल में ये समझता हूँ कि मेरी मेरी बड़ाई नताइज निकालने में है, नहीं मेरी बड़ाई एफर्ट में है। ठीक है, मेरी कामयाबी एफर्ट में है, मेरी कामयाबी नताइज में नहीं है। नताइज किसी के हाथ में नहीं होते, नताइज सिर्फ और सिर्फ खुदा के हाथ में है। सही। ठीक है, ये जब आप ये कहेंगे कि मैं फेल होने से डरता हूँ, लेट से, तो असल में जी सर। फेलियर के अंदर क्या चीज़ पोशीदा है और कितनी बरकतें उसमें से निकलेंगी ये अभी आज आप जानते नहीं हैं। ठीक है, कितनी ज़िंदगी में ऐसे फेलियर्स हैं जिसके नतीजे में, यानी आप यूँ समझ लें कि वो फेलियर्स के नतीजे में आज हम चल पाते हैं। अगर हम फेल ना हो रहे होते या फेल होने को तैयार ना होते तो आज तक ये जो हम दौड़ते भागते हैं, ये तो दूर की बात है, हम चल भी नहीं सकते थे। वी हैड टू बी अलाउड टू कीप फॉलिंग सो दैट वी कुड वॉक। ये बात सर विल वाजे पावर हुई जी। को बढ़ाने के कुछ तरीके। विल पावर के को बढ़ाने के लिए जी, एक तो ये कि टेक स्मॉल बेबी स्टेप्स। आपने कुछ करना है, जो पॉजिटिव चीज़ आप करना चाहते हैं उसको एकदम ड्रास्टिकली मत करें। विल पावर आपके अंदर है, पहले तो इसको रिकग्नाइज करें। ठीक है, यानी सर मिसाल के तौर पर आप ये चाहते हैं कि मैं, कोई एक गोल बताएं, कोई अपना आपका जो पर्सनल गोल है उसके बारे में, अगर आप इफ़ यू कंफर्टेबल शेयरिंग, तो कोई एक चीज़ बताएं कि जो आप समझते हैं कि जिसके लिए विल पावर की ज़रूरत है। सर विल पावर मेरी सिंपल सी यही है कि मैं बीइंग अ फादर एक अच्छा फादर बन जाऊं और बीइंग अ टीचर एक अच्छा टीचर बन जाऊं। बेसिकली यही दो मेरी विल पावर्स है, राइट। जिनके यानी लिए इस मुझे ये दो काम जिनके लिए मुझे विल पावर्स बढ़ानी है। आपको ये मालूम है कि वो बनने के लिए क्या करना है आपको, जी सर मालूम है। ये मालूम है। और ये भी मालूम है कि वो बनने के लिए जो कुछ करना है उसको आपने तोड़ दिया है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये 10 चीज़ें बिल्कुल हैं जो सर, करनी है। सारा वो रोड उसका मैप भी उसकी तैयार है कोई मेरे पास एक लिखा चीज़ ले हुआ। लें, टेक वन थिंग, कोई जी सर। एक चीज़ ले लें जी सर। और वो बताएं कि जिसमें आपको मुश्किल हो रही है। इसमें मुश्किल सर मुझे यही आ रही है कि फॉर बीइंग अ टीचर मैं ये समझता हूँ कि मेरे पास ऐसे रिसोर्सेज की कमी है या ऐसी कोई हालात की कमी है जिनमें मैं जाके इफेक्टिवली उसी तरह से मैनेज कर सकता हूँ चीज़ों को, या फिर परफॉर्म कर सकता हूँ जिस तरह से मुझे करना चाहिए, जो कि हम्म। नहीं हो रहा क्योंकि मेरा रिमोट एरिया में स्कूल है, तो उधर रिसोर्सेज की कमी है, आना जाना। और वहाँ पे स्पेशली स्टूडेंट्स जो हैं हमारे पास आते हैं, वो ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं कि जिनका मतलब घर में कोई ऐसा अच्छा कोई सोशल सेटअप नहीं होता, कोई ऐसा कॉन्टेक्स्ट ये जो चीज़ इकोनॉमिक आप या बयान फरमा फाइनेंशियल रहे हैं नहीं है। शफकत, ये दिस थिंग दैट यू टॉकिंग अबाउट, इसका ताल्लुक विल पावर से नहीं है। इसका ताल्लुक असल में रिसोर्सफुलनेस की थिंकिंग के खिलाफ सोच रहे हैं आप। यानी यूँ समझ लें सर जी वो कि होता क्या है कि वो बंदे की जो डिटर्मिनेशन होती है ना, वही कमजोर हो जाती है कि यार यहाँ पे बंदा अब क्या करे। मतलब फुली बंदा तैयार होता है कि यार ये मैं करूंगा अपने स्कूल में, लेकिन उधर जाके पता चलता है हालात ही साजगार, हालात साथ में चल ही नहीं रहे, तो राइट, फिर बंदे की अपनी हिम्मत बढ़ जाती है। असल में ये जो मैंने अभी आपने फरमाया कि आप थोड़ा लेट हो गए थे, विल पावर का एक बड़ा मेजर ताल्लुक इस चीज़ से है, बड़ा मेजर ताल्लुक इस चीज़ से है कि मैंने अंडर द वर्स्ट कंडीशंस, जिधर मेरे हाथ में अब कुछ भी नहीं रहा, अपने एटीट्यूड को ठीक रखना है। यानी ठीक। आपने अगर ये सोचा है कि जो कुछ आपको नज़र आ रहा है वो बेसिकली ये नज़र आ रहा है कि मेरे ऊपर ये पाबंदियां हैं जिसकी वजह से मैं ठीक नहीं कर पा जी। रहा, नहीं, आपने ये सोचना है जी। कि इन पाबंदियों के बाद अब मैंने ठीक कैसे करना है। ठीक हो जब गया। आप ये सोचने लग पड़ेंगे, यानी वो जो एक दायरा है इख्तियार का, बहुत छोटा जी सा, सर। बिल्कुल छोटा सा, आप उस पर फोकस करके ये सोचने लग पड़ेंगे कि मैंने अपने आप को ठीक कैसे करना है, तो वो दायरा बढ़ना शुरू हो जाएगा। कैसे बढ़ेगा ये भी ठीक मैं हो नहीं गया। जानता। ठीक है, लेकिन ठीक है। अभी जो आपने ये बात फरमाई है, इससे मालूम ये होता है कि इट इज़ नॉट अबाउट विल पावर इन डूइंग समथिंग, इट इज़ अबाउट विल पावर इन थिंकिंग समथिंग। ये थॉट की विल पावर चाहिए यहाँ सही। पे। यानी थॉट की विल सही। पावर का मतलब ये है कि मैं वो चीज़ें सोच रहा हूँ कि जिस पे मेरा इख्तियार नहीं है। मैंने असल में वो सोचना है कि सही। जो मेरे पर हज़ार चीज़ों का इख्तियार नहीं है, एक चीज़ का इख्तियार है, मैं उस पर नहीं सोच रहा। सही। ठीक है, वो क्या है, ठीक। यानी व्हाट इज़ इट, मैंने उस आइडियल को छोड़ देते हैं। वो आइडियल मैं अभी लिख के रख देता हूँ कि ये है जो मैंने जिधर हम्म। एक दिन इस तरह पढ़ाना है। आज मुझे इस सही। चीज़ का मौका मैसर नहीं है, तो अब जो मैसर है उसमें मैंने बेहतरीन कैसे देना है। जब आप ये सोचने लग पड़ेंगे तो अल्लाह ताला आपकी अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाने लग पड़ेगा। ठीक हो गया सर। यही चीज़ पेरेंटिंग में है। आपने ये नहीं सोचना कि मेरे पास क्या क्या होता तो मैं बेहतर होता, वो तो असल में आप वो सोच रहे हैं कि जिसमें आपको एक्सक्यूज़ मिल रहा है कि मैं ना कर पाऊँ। आपने ये सही। सोचना है
कि ये सब कुछ नहीं है मेरे पास, अब मैंने अच्छा क्या करना है। सही। हाँ ठीक है। समझ आ गई जी बात। तो अपना वो जो क्लियर हो गया सर, थैंक सर्कल ऑफ कंसर्न है ना, उसमें नहीं यू। रहना जी सर। हमने हमने अपने सर्कल ऑफ कंट्रोल में रहना है। ठीक हो गया। वो आपने तो स्टीवन कवी को थैंक पढ़ा यू। हुआ है ना बड़ी अच्छी तरह से। जी जी सर, तो मैंने वो पढ़ा हुआ है। उसको याद रखना है, सर्कल ऑफ कंट्रोल जी में सर और ठीक हो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में जीना है। ठीक है जी। जी सर, वही मेरे जहन हजार में आ चीज़ें रहा नहीं है। है, ये एक चीज़ है, इसमें कैसे करना है मैंने। सर यहाँ से मेरा एक और सवाल, अगर बाकी लोग मुझे इजाजत दें तो, छोटा सा सवाल है कि पढ़ा हुआ जो है वो जहन से मतलब एक दफा के लिए माउफ क्यों हो जाता है, निकल क्यों जाता है, फिर आप जैसे जो मेंटोर्स होते हैं हमारे, उन्हें फिर रिमाइंड क्यों करवाना पड़ता है? ऐसा हो जाता है जी इंसान असल में। वो जो इंटेंस इमोशंस जब भी पैदा होती हैं, जब भी आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन, जब भी आपके अंदर दिल बर्दाश्तगी, ये चीज़ें पैदा होंगी, तो जब जी। वो इंटेंस होती हैं तो ये जो इंटेंस इमोशंस हैं, इनके बारे में ये जान लें कि ये रैशनल थिंकिंग को असल में डिस्कनेक्ट कर देती हैं। इनके अंदर ऐसे। इतनी पावर होती है कि वो अमिगडाला की थिंकिंग शुरू कर देती हैं। अब आदमी रिएक्टिव सोच हम्म, में पड़ जाता है। आपने उस रिएक्टिव हम्म, सोच से निकल जाना है। अच्छा, उस चीज़ के बारे में कि जो आपको इंटेंस कर रही है, अपनी फीलिंग्स को इंटेंस कर रही है, उस चीज़ के बारे में सोचें कि क्या ये मेरे सर्कल ऑफ कंट्रोल की चीज़ है, या सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस की चीज़ है, या सर्कल ऑफ कंसर्न की चीज़ है। थिंक अबाउट इट। ठीक। ठीक है जी। अच्छा, ठीक है। इस चीज़ में मैंने ये भी गुजारिश की थी कि एक चीज़ है मालूमात का मिल जाना, एक जी चीज़ सर। है उस मालूमात का मेरी ज़िंदगी में इंटीग्रेट करने की मेरी एफ़र्ट, कि मैंने उसको जी इंटीग्रेट सर। करना है। ये जो आपने अब दिन अगले पूरा हफ्ता, लेट्स स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कि मैं किस किस वक्त, ओहो ये पिछला घंटा तो मैं सारा ही घंटा जो है मैंने सर्कल ऑफ कंसर्न में गुजार दिया है, नहीं इसको वापस लेके जी आता हूँ सर। मैंने ही देखना है कि उसकी एक्सरसाइज करें, लिख के करें। अच्छा, जब आप इसको ठीक हो एक पूरा हफ्ता ही एक्सरसाइज करने लग पड़ेंगे तो आप देखेंगे कि इट स्टार्ट्स गेटिंग ईजियर। मैं अभी कल गया। ही किसी से ये गुजारिश कर रहा था कि आपको, वो कहते हैं कि कई दफ़ा दिल नहीं कर रहा होता कुरान मजीद पढ़ने का या इस तरह की कोई चीज़ पढ़ने का, तो मैंने कहा आप इसको छोड़ दें कि दिल करना चाहिए। यू डोंट नीड टू हम्म। डू इट with the desire to do it. You बिल्कुल। just need to do it as a part of your responsibility. मेरा हम्म। दिल नहीं कर रहा नमाज पढ़ने का, नहीं मैं हाजिर होऊंगा। यानी यूँ समझ लें कि हम्म, इस्लाम की सबमिशन की जो एपिटमी है ना, अगर हम किसी से भी इस वक्त जी। पूछें तो वो आपको बताएगा कि इस्लाम की एपिटमी हज़रत इब्राहीम की कुर्बानी है। ठीक है जी। हम्म। ये एक बहुत ही बड़ी मिसाल है, बहुत ही बड़ी मिसाल है ये, कि जिसके बारे में बिल्कुल सर। ये कहा जाए कि ये है जो कि जिससे कि जो इस्लाम की बदरजा अतम मिसाल है, आखिरी दर्जे की मिसाल है। अब इसके बारे में बिल्कुल थोड़ी सर। देर के लिए सोचिए कि क्या वो डिज़ायर है हम्म, या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं, ठीक। रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जो ऑब्लिगेशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे ला के खड़ा कर दे कि नहीं मेरा दिल तो फंसा हुआ था, वो मैं एक्सरसाइज कर रहा था उसमें फंसा हुआ, नहीं परवरदिगार ने बुला दिया, मैं हाजिर हो गया हूँ, और मैं, मेरा दिल अभी भी फंसा हुआ है लेकिन मैं इधर ही रहूँगा, एंड आई विल कंप्लीट इट। ये जो एस्पेक्ट है ये है विल पावर। सही सर। ये है विल पावर। थैंक यू सर। विल पावर का मतलब ये नहीं होता कि आप इंजॉय करें। विल पावर का मतलब ये हम्म। होता है कि असल में ज़िंदगी के एंड पे आप ये इंजॉय कर रहे हो कि मैंने हमेशा फैसले करने में ये कोशिश की कि आई वुड कीप माई लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स इन व्यू। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम जी। जी सलमा, आप अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। सर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस चीज़ पर कि ये जो सेशन होते रहे हैं, इससे अपने आप को ठीक करने में बहुत ही मदद मिली है। और वो जो गुस्सा और फौरन रिस्पॉन्स करना और ये सारी चीज़ें जो है ना, उस पे तकरीबन 70-80% कंट्रोल हो गया है। तो इसी चीज़ को मैंने इस तरह रियलाइज किया है कि जो मेरे फैमिली के ग्रुप्स थे उसमें मेरी बात से अगर किसी को कोई तकलीफ पहुंचती थी, तो उस पर जो है जो रिएक्शन आया, फिर उससे ताल्लुकात खराब होने तक गए। लेकिन यही ट्रेनिंग्स जो थी उसने मुझे हेल्प की, और फिर
उन्होंने इस चीज को रियलाइज किया कि हाँ ये मैं ऐसी नहीं हूँ। मेरे बारे में ये राय कायम की होगी लेकिन कि मैं ऐसी नहीं हूँ। तो फिर कुछ अर्सा जो उन लोगों ने अपने अपने ग्रुप दोबारा से बना के मुझे ऐड नहीं किया हुआ था, तो उन्होंने फिर दोबारा से ग्रुप बना के मुझे ऐड किया। दोनों तरफ, ससुराल में भी और मायके में भी, दोनों तरफ ये चीजें हुई हैं। तो लेकिन सर अब ना मैं जो हूँ वो लेफ्ट तो नहीं हुई। क्योंकि पहले उन्होंने जो मेरे मायके की तरफ से जो बहन, हम काफी सारे बहन भाई हैं, तो उनकी तरफ से जो ग्रुप बना तो उसमें मैं लेफ्ट हो गई थी। लेकिन अब जब उन्होंने दोबारा से ग्रुप बनाया और जिन एक दो बहन भाई, एक दो भाइयों से मेरी बात खराब हुई थी, तो उन्होंने ही वो ग्रुप बना के और फिर मुझे दोबारा ऐड किया। लेकिन अब मैं जो हूँ ना सर, वो शायद मैं डरती हूँ। एक खौफ है विल पावर का कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर मेरी किसी बात से जो है वो गड़बड़ हो जाए। तो मैं पढ़ लेती हूँ, और अगर उनके बारे में पर्सनली जो है, अगर किसी की कोई नीड है या कोई तबीयत खराब है या कुछ भी पता चलता है, तो मैं पर्सनली फोन करके बात कर लेती हूँ। लेकिन मैं ग्रुप में जो है ना कुछ भी नहीं डाल रही हूँ दोनों तरफ। तो मैं ये ठीक कर रही हूँ, ये मैं विल पावर कर रही हूँ या क्या? विल पावर का मतलब ये है कि आपका दिल कर रहा है करने का, मैं यानी किसी मौके पर ये होता है कि अच्छा मैं हाँ इसका ये जवाब दूं, और आपने ये हाँ फैसला हाँ किया कि नहीं, मैंने फ़ोन कर लेती हूँ, मैं इस ग्रुप में जवाब नहीं देती। यानी मैंने जिस तरह अर्ज़ किया कि विल पावर का ताल्लुक इससे नहीं है कि आप ठीक करें या गलत, इससे नहीं है। असल में विल पावर का अच्छा ताल्लुक ये है कि आपने इम्पल्स के ख़िलाफ़ किया है। मिसाल के तौर पर एक आदमी ये कहता है कि मैंने इम्पल्सेस को कभी नहीं अपने उसके फ़ैसले करने। मेरा कई दफ़ा किसी गरीब को देख के दिल करता है कि अपनी जेब के सारे पैसे निकाल के दे दूं, लेकिन मेरी विल पावर जो है वो आड़े आ जाती है। यहाँ पर विल पावर इज़ नॉट डूइंग अ पॉजिटिव थिंग, ठीक है, अपेरेंटली। तो इससे अभी फिक्र ना करें। विल पावर इज़ नॉट ऑलवेज डूइंग द राइट थिंग। विल पावर इज़ डूइंग व्हाट यू हैव डिसाइडेड टू डू, इट माइट बी रॉन्ग, ठीक है। ये समझ आपने आई है मुझे आपकी बात से। ये राइट। बात मुझे बहुत अच्छी तरह समझ आई कि विल पावर को जो आपने अभी शुरू से आखिर तक सब लोगों को एक्सप्लेन किया, उससे बहुत अच्छा समझ आया है। और ये बहुत ही दो तीन चीजें तो मैंने नोट भी किए हैं कि ये विल पावर की जो डेफिनेशन दी आपने वो भी बहुत अच्छी थी। तो अब आप बताएं ना सर के, अब आप बताइए, कंटिन्यू कीजिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये जो बात है कि आप ऐसा करती हैं, मेरा ख्याल है इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर आपको लगता है कि बात मिसअंडरस्टूड हो जाती है ग्रुप में, असल में ग्रुप में गुफ्तगू करने में एक नुकसान होता है, ख़ास तौर पे लिख के गुफ्तगू करने में एक ख़ास नुकसान होता है। वो ये कि आपने बात की है, लेट से मैं हूँ, आप हैं, हम 14 के 15-16 जितने भी लोग हैं वो हम सारे मौजूद हैं, ठीक है। मैंने और आपने एक बात की, हम दोनों को पता है कि बात का बैकग्राउंड क्या है। बीच में किसी आदमी ने या किसी किसी शख्स ने एक कमेंट कर दिया है जिसके नतीजे में बात डाइवर्ट हो जाती है, डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, और हम दोनों भी उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें जो हैं ये प्रॉब्लम डाल देती हैं ग्रुप डिस्कशंस में। वरना अदरवाइज़ जब आपको लगता है कि ट्रस्ट का लेवल अब ठीक हो गया है एंड वी कैन टॉक, हम किसी से ये कह सकते हैं कि नहीं इसमें अभी आप ना पढ़ें, अभी हमारी एक ख़ास बात हो रही है। अगर ऐसी बात है तो फिर आपको वैसे ही डायरेक्टली करनी चाहिए। देन वी शुड नॉट टॉक इन ऑन द ग्रुप। इनफैक्ट ग्रुप का मकसद ये होता है, जो मैं समझाऊँ वेरी ऑनेस्टली, यानी एक आदमी ने 10 लोगों को ईमेल की या 10 लोगों को ग्रुप मैसेज किया कि मैं ये रखना चाह रहा हूँ, एक वो क्या पार्टी रखना चाह रहा हूँ या एक गेट टुगेदर रखना चाह रहा हूँ, तो आप में से जो जो जिसके लिए टाइम सूटेबल है वो मुझे बता दे। अब जो जवाब है वो पर्सनली दे दें ताकि बाकी लोग इन्फ्लुएंस ना हो, ठीक है, पर्सनली जवाब दे दिया करें। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। मेरा ख्याल है ये तो स्ट्रैटेजी है। आपके ख्याल में ये स्ट्रैटेजी, जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी इसमें वो समझनी है आपने। यानी वो ये नहीं है कि मैंने पॉपुलर होना है, वो ये नहीं है कि मेरी बात लोग सुने, वो ये नहीं है कि मेरी पोजीशन बेहतर हो, वो ये कि मैंने अपने रब को राज़ी करना है। मोटिव हमेशा ये रखें। हाँ देखिए मैं जी। इस चीज़ में जो बड़ी सीरियस इशू है एंड अ वेरी सीरियस इशू, वो तो ये है कि मुझे ये लगता है कि ये ज़िंदगी जो है ये असल में बहुत सारे साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट हैं मेरे, कि जो जिनके बारे में मैं ये समझता हूँ कि प्रॉब्लमेटिक हैं बिकॉज वो दुनिया को एज अ कंप्लीट चीज़ देखते हैं।
वो साइकोलॉजिकल पूरी की पूरी साइकोलॉजी चेंज होती है जिस वक्त इंसान ये समझता है कि ये मेरे लिए स्टेपिंग स्टोन है, ये मेरे लिए एक, यूँ समझ लें, एक क्वालिफिकेशन राउंड है जो चल रहा है, इसके बाद ज़िंदगी का आगाज़ होना है। जब आप इस जगह पे खड़े होते हैं तो इस, यूँ समझ लें कि एक सफ़र में, मैं इस वक्त एक सफ़र में हूँ, ठीक है जी, फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स ऑलमोस्ट आई एम इन अ जर्नी। मैं यहाँ पर जिस जगह पे हूँ यहाँ पे बड़ी सहूलतें हैं, लेकिन मैंने कोई घर ख़रीदने का नहीं सोचा, मैं कोई यहाँ पे परमानेंट जगह नहीं बनाना चाहता हूँ। मैं एक चीज़ समझता हूँ कि मैंने वापस जिस जगह जाना है वहाँ के लिए तैयारी करनी है, ठीक है जी। बिल्कुल इसी तरह से ये ज़िंदगी बेसिकली एक सफ़र है। जब मैं इसको इस पहलू से देखना शुरू करूँगा तो इसमें मुश्किलात हैं ख़त्म हो जाएंगी, प्रॉब्लम्स हैं ख़त्म हो जाएंगी। मेरा मसला जो है वो इस टारगेट से जैसे ही मैं हट गया ना कि मैंने अल्लाह को राज़ी करना है, तो प्रॉब्लम असल में उधर से शुरू हो जाती है, सीरियसली शुरू हो जाती है। इसको ठीक करना है जी। बाकी आपकी स्ट्रैटेजी पे कोई एतराज़ नहीं है, आप समझते हैं कि ये ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए ये इस वक्त ये करना चाहिए। जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये कि आपको अगर किसी से इख्तलाफ हो, किसी भी चीज़ से इख्तलाफ हो, चाहे वो कितनी ही ऑब्वियस हो आपकी नज़र में, तो वो इख्तलाफ या अपनी सजेशन देने के बजाय उससे सवालात डेवलप करें पूछने के, कि आपने ये जो सर फरमाया है। जवाब नहीं होता है। मैं आपको बताऊं, ये चीज मैंने की है कि जैसे कोई ऐसी बात आई है तो उसके बारे में सवाल किया है, लेकिन सवाल का जवाब इतना अहमकाना होता है कि क्योंकि नॉलेज नहीं होती उस तरफ, और ये अख्तलाफ ही इसी वजह से कि नॉलेज नहीं है उस तरफ। नहीं, तो वो ये जो जिस चीज़ को आपने अहमकाना फरमाया ना, असल में वो हम्म, दूसरे के लिए अगर वो जवाब आ रहा है तो उसका एक पैराडाइम है, मतलब उसको रीजनेबल जी जी, अज्यूम करना पड़ेगा आपको, ठीक है। हाँ बिल्कुल। रीजनेबलनेस में और कम इल्मी में बड़ा फ़र्क है। आदमी जितना इल्म रखता है उसके मुताबिक रीजनेबल होगा ना। यानी हम जी सर, एक हाँ ये आदमी तो जो है। कि 3 साल का है, उससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो 25 साल के आदमी की तरह बिहेव करे या उस तरह से रैशनल हो जाए। तो हम में से कई लोग जो हैं वो असल में ज़हनन हो सकता है कि उस जगह, लेकिन उसको अनरीजनेबल ना समझें, वो अपनी रीजनिंग है उनकी भी, इस अजम्पशन के साथ आगे बढ़ें। ठीक है सर, हाँ नहीं, और ये तो है ये सर। आपकी जिम्मेदारी नहीं है, यानी ये भी जिम्मेदारी नहीं है कि इस नशिस्त में ही हमें ठीक करना है, और ये भी जिम्मेदारी नहीं है कि कभी भी ठीक करना है। आपकी जिम्मेदारी एक ही है, वो ये कि इस हाँ ठीक है इख्तलाफ सर। को इस तरह लेके चलना है, इस तरह लेके चलना है कि जिसके नतीजे में बेशक ये पता चलता रहे कि इख्तलाफ है लेकिन रिलेशनशिप बड़ा स्ट्रांग है, मोहब्बत है, जी जी सर, ठीक है जी। बहुत अच्छी बात वो है। कल को अल्लाह ताला क्या मोड़ ज़िंदगी के ले आएगा कि जिसके नतीजे में वो वापस हो सकता है ख़ुद आपके पास आएँ कि बहन मुझे ये समझाएं, मैं आज इसके लिए समझने को आमादा हूँ। इसके लिए उम्मीद रखें हमेशा। चलिए, और चलिए, जो ज़िंदा है थैंक वो यू। बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये जी, अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी, ये हमेशा ज़हन में रखें कि अभी ज़िंदा है, अभी इसका फ़ैसला अल्लाह ताला ने नहीं किया, तो मैं भी नहीं करता। जज़ाकल्लाह, बहुत प्यारी। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम जी। सर टाइम तो जी खत्म हो गया, लेकिन एक चैट में आसिफ साहब का सवाल आया हुआ है, अगर आप जी कहें जी तो वो मैं पढ़ देती हूँ। जी, सर पढ़ उन्होंने लें। पूछा है कि प्लीज elaborate if there is some linkage between willpower and neuroplasticity। जी जी, विल पावर के नतीजे में आप जिस वक्त एक चीज़ करना शुरू, ये जो मैंने अभी गुजारिश की, इट गोज़ फॉर एवरी ऑफ ईच वन ऑफ दीज पोटेंशियल्स, ऑल दीज यूनिकली ह्यूमन पोटेंशियल्स। मैंने देखिए बात के आगाज़ में ये कहा था, दे आर लाइक मसल्स एंड दे गेट स्ट्रॉन्ग बाय बीइंग यूज्ड। जितना हम ज़्यादा यूज़ करेंगे उतने ये स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। ये क्यों होते जाएंगे? बिकॉज ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी। आपके लिए पहली दफ़ा वो करना मुश्किल होगा, आहिस्ता आहिस्ता वो आसान तर होता चला जाएगा, और वो न्यूरोप्लास्टिसिटी ही है जिसकी वजह से आसान तर होता जाएगा, बिकॉज वो कनेक्शन स्ट्रांग होते जाएंगे। आई होप आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन जी। प्लीज़ अगर थम्स अप कर दें, वरना अगला सवाल चलें। थैंक यू जी। जज़ाकल्लाह जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक अल्लाह ताला दुआओं में याद रखिएगा जी, और आई प्रे कि हम सब के रोज़े बेहतरीन चल रहे हों और अल्लाह ताला के यहाँ कबूलियत पाएँ इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम।